चलो, आप सभी छोटे बहन भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। गरिमा जी हैं, गरिमा जी नमस्ते। शिवम मिश्रा जी हैं, राधे राधे। शिवानी सागर हैं, शिवानी सागर जय भीम। आनंद कुशवाहा हैं, जय हिंद। अंकिता द्विवेदी जी हैं, बादल कुमार हैं, नमस्कार जी। अनुराग हैं, प्रियंका सिंह चौहान हैं, और कुमारी मीना जी हैं, गौरव पटेल हैं। सब लोग अच्छे हैं, एक बार बताएंगे। सभी साथी बढ़िया हैं, शानदार हैं, एकदम फर्स्ट क्लास हैं। पंकज जी हैं, आराध्या हैं, बिट्टू हैं, तन्वी देओल हैं। तन्वी देओल, आपका कोई संबंध है क्या सनी देओल के परिवार से भाई? ठीक है। और राम कुमार जी हैं, शिवानी है, खुशबू है, मोनिका जी हैं, शैलेश जी हैं, काजल हैं, काजल चतुर्वेदी, और शोएब हैं, रतन हैं, अंशिका जी हैं, अंशुमान हैं, प्राची हैं, मीना हैं, अनिकेत जी हैं, दुष्यंत, प्रतीक्षा, प्रीति, प्रमोद, अजय, सत्यम, प्रिया, संदीप, विवेक। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं ऐसे नाम लेता रहा तो फिर पता चला कि क्लास में नाम ही चलते रहेंगे। चलिए फिलहाल, ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुभाशीष। मैं सभी का अभिवादन स्वीकार करता हूं, आप सभी का स्वागत है। ठीक है, आपके अपने इस प्यारे से शानदार से प्लेटफॉर्म पर। ये संघ की 24वीं क्लास चल रही है। सर, और कितनी क्लासेस लग जाएंगी संघ में? 3 क्लास और लगेंगी, संघ आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब मैं कुछ आपसे बातचीत करना चाहता हूं, लेकिन मैं तभी वो बातचीत कर पाऊंगा जब आप लोगों के कमेंट्स रुकेंगे। ठीक है, तभी मैं कर पाऊंगा। तो सबसे पहली बात, मैंने एक प्लान किया है, और वो आप बताएंगे कि वो प्लान भैया कैसा है। ठीक है ना, कितना अच्छा है या कैसा है वो प्लान। ठीक है, आप मुझे बताएंगे। प्लान है आपका कि एक तो देखो, एक चीज तो मैं लेकर चल ही रहा हूं। क्या लेकर चल रहा हूं बच्चे आप लोगों के लिए? तो एक तो ये है कि भाई थ्योरी क्लासेस तो ये आपकी हो ही रही हैं। भाई ये आपकी थ्योरी क्लासेस ही तो हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, ये आपकी थ्योरी क्लासेस हैं। ठीक है, आप इन थ्योरी क्लासेस को पढ़ रहे हैं। अगर आप और कहीं भी जाते हैं तो वहां पर केवल व केवल आपको यही थ्योरी क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, बस केवल यूट्यूब पे कोई प्रैक्टिस वगैरह ये सब भी नहीं होती। तो थ्योरी क्लासेस तो आपकी चली रही हैं। थ्योरी क्लासेस के बाद फिर मैं क्या कराता हूँ, चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो चैप्टर के कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपको एमसीक्यू कराता हूँ। ठीक है, आफ्टर चैप्टर कंप्लीट। ठीक है भैया जी, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग एमसीक्यू भी करते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करते हैं। ये बात आप सबको बहुत अच्छे से पता होगी, है ना भैया, चैप्टर के कंप्लीट हो जाने के बाद। लेकिन वो होता कब है? जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो ये सारे काम हम लोग कर रहे होते हैं। हम लोग बेसिकली जो है ना, चैप्टर के कंप्लीट हो जाने के बाद पीवाई क्यूज करते हैं। पीवाई क्यूज हम जो है ना, यूपीएसआई के भी देखते हैं, और यूपीएसआई के साथ साथ पीसीएस वगैरह के भी देखते हैं। ठीक है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करते हैं जो कठिन होते हैं आमतौर पर, जिनके पूछे जाने की संभावना होती है। ये सारी चीज हम लोग कर रहे होते हैं ना, करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज और प्लान करी है इसके अलावा। और वो क्या प्लान किया है कि भाई थ्योरी क्लासेस, ठीक है, प्लस ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद पीवाई क्यूज और एमसीक्यू। अब मैंने क्या किया है कि जितना भी आपको मैंने पढ़ा दिया, जितना भी मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है, उसका कंप्लीट रिवीजन। जैसे अभी ये खत्म होने वाला है आपका, ठीक है, अभी जो आपका खत्म होने वाला है, तो खत्म होने के बाद इसका कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन जो आपका होगा, ये यूट्यूब पर होगा, यूट्यूब पर होगा। ठीक है, और ये कंप्लीट रिवीजन एक क्लास के माध्यम से होगा, एक क्लास के माध्यम से होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है ये। ठीक है, ये प्लान कि कंप्लीट रिवीजन, जैसे अब कंप्लीट रिवीजन में हम लोग क्या करेंगे, भाग 5 आपका कंप्लीट होने वाला है, तो हम भाग 5 का रिवीजन करेंगे। हम भाग 5 का रिवीजन करेंगे। बात समझ पा रही है? कंप्लीट पूरा भाग 5 करेंगे। और पूरा जब भाग 5 करेंगे, तो भाग 5 में हम सब कुछ करेंगे। भाग 5 में हम कार्यपालिका करेंगे। ठीक है, भाग 5 में हम विधायिका करेंगे। भाग 5 में, ठीक है, हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां करेंगे। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां करेंगे बच्चे। इसमें हम सुप्रीम कोर्ट करेंगे और सीएजी भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी करेंगे
और सीएजी भी करेंगे इसमें। ये मेरी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया, मतलब मैंने खुद लिया है, मुझसे किसी ने कहा नहीं है कि भाई ऐसा करो, मैंने खुद सोचा। अब देखो, आप लोग इतना तो समझ गए होंगे कि मेरा एक बिल्कुल सीधा सा उद्देश्य है, और मेरा वो सीधा सा उद्देश्य क्या है कि आपको इस स्तर से पढ़ाना है, इस स्तर से पढ़ाना है कि फिर कुछ भी ना बचे, ठीक है ना। इतनी शिद्दत के साथ पढ़ाना है कि फिर कुछ भी ना बचे। बस भाग 5 का मतलब भाग 5, एक भी प्रश्न कहीं से भी पूछ लो, ठीक है, और आप बिल्कुल एकदम, ठीक है, तैयार हो कि हाँ, नहीं डेली नहीं बच्चे, ये वीकली, और वीकली भी नहीं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। चलो वीकली करेंगे, इसको वीक में करेंगे, बिल्कुल सही है, वीकली करेंगे कि एक वीक में जितना भी हमने कर लिया, जितना भी एक वीक में कर लिया उसका हम रिवीजन कर लेंगे, बेस्ट है। चलिए ठीक है, तो इसका जो प्रोग्राम है वो मैं आपको कल बताऊंगा कि भाई ये जो ना हम कब से स्टार्ट करेंगे, मतलब ये इस शनिवार को होगा, लेकिन समय जो है, समय मैं आपको जो है ना पूछ के बताऊंगा कि भाई कौन सा टाइम स्लॉट खाली है, समय मैं पूछ के बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि समय मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई उस समय यूट्यूब पर कोई दूसरी क्लास तो नहीं है, ठीक है सर, एकदम लल्लन टॉप, बवाल एकदम, बहुत अच्छे, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसमें पीडीएफ का यूज करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि देखो जितना भी अभी तक पढ़ाया, अगर लिख लिख के उतना सब कुछ पढ़ाने लग गया मैं, तो बहुत समय लगेगा, ये रिवीजन है। तो मैं बिल्कुल शुरुआत में बोल के चलूंगा भाई, ये रिवीजन है, और रिवीजन है तो हम कैसे करेंगे इसको, पीडीएफ के माध्यम से करेंगे, मतलब एक बार आपका पूरा ठीक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी तरफ से इनिशिएटिव था, बस मुझे इस बार पॉलिटी में कुछ भी छोड़ना नहीं है, मेरा उद्देश्य एकदम क्लियर है, और वो ये है कि 16 आए, 18 क्वेश्चन आए या 20 आए, आप 99% क्वेश्चंस कर पाए एकदम सही, ये मेरा उद्देश्य है। 1% तो देखो बेटा, डिटॉल भी जो है ना, जब अपना एडवर्टीज दिखाता है तो वो भी जो ना 1% कीटाणुओं को छोड़ देता है, देखा है ना, 1% कीटाणु वो भी बचा देता है कि भाई 1% कीटाणु तो डिटॉल से भी नहीं मर पाएंगे, तो फिर इसलिए मैं 100% की गारंटी मैं भी नहीं लेता, 1% मैं भी छोड़ देता हूँ। ओके, चलिए जी, तो ये हो गया, ठीक है। ये प्लान है, थ्योरी क्लासेस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, आपके एमसीक्यू और पीवाईक्यू ये चल ही रहे हैं, ये दोनों चीज़ें, एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, ये दोनों चीज़ें आपकी चली रही हैं। लेकिन इसके अलावा, ठीक है, हमने एक और नया प्रोग्राम ऐड किया है, कंप्लीट रिवीजन होने के बाद यूट्यूब पर हम एक क्लासेस के माध्यम से, ठीक है, पूरा भाग 5 का रिवीजन करा देंगे। आइए आइए, आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के भाग 5 में है, भाग 5 का अध्याय 4 है, और आर्टिकल 124 से 147 तक में उसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च संस्था है न्याय के लिए, लेकिन हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका का ढांचा है वो एकात्मक और एकीकृत है, और न्यायपालिका के इस ढांचे को हमने कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। लेकिन जो हमारे यहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जो न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक सक्रियतावाद की शक्ति है, ये हमने अमेरिका के संविधान से ली है। इस बात को लिख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट मेरे प्यारे भैया, सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के भाग 5 में, भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में, भारतीय संविधान के भाग 5 में, भाग 5 में, भाग 5 में बेटा, भाग 5 के अध्याय 4 में, अध्याय 4 में, ठीक है, और आर्टिकल 124 से 147 तक में। कहां से कहां तक भैया, आर्टिकल 124 से 147 तक में इसका उल्लेख किया गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, यहां तक कोई इशू तो नहीं। अच्छा, अब हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखना, तो मैंने बोला कि सर न्यायपालिका का ढांचा, द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका का ढांचा, तो न्यायपालिका का ढांचा हमने कहां से लिया है भाई, बोलो एक बार, न्यायपालिका का ढांचा हमने कहां से लिया है? तो आप कहेंगे कि इसको हमने लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। ये बात क्लियर हुई कि न्यायपालिका का ढांचा हमने कहां से लिया है, ये लिया है हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से, न्यायपालिका का ढांचा हमने लिया है। और दूसरी बात अगर मैं बताऊं बच्चे आपको कि भाई
न्यायपालिका का ढांचा हमने यहाँ से लिया, और न्यायपालिका का ढांचा अगर हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है तो हमें पता है कि भाई हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वह कैसी है, हमारे यहाँ न्यायपालिका एकात्मक एवं एकीकृत है। रोहित पटेल, प्लीज डोंट आस्क मी दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन कि अब कितनी क्लास बची हैं संघ की। मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहोगे 2 क्लास में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है, चाहोगे ठीक है तो 20 क्लास भी कम पड़ जाएंगे। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस तरह से पढ़ना चाहते हो। क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने लिया है, ये बात हमारी समझ में आ गई। अब भैया जी, ये जो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से न्यायपालिका का ढांचा लिया है, ये न्यायपालिका का ढांचा कैसा है, तो यूनिटरी एंड इंटीग्रेटेड है। ये न्यायपालिका का ढांचा एकात्मक एवं एकीकृत है मेरे प्यारे बच्चे। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मैं समझाऊंगा इसका मतलब। तो ये एकात्मक है, और एकात्मक होने के साथ साथ ये कैसा है, ये एकीकृत है न्यायपालिका का ढांचा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि भाई हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता कहां से ली है, आपसे कोई अगर ये पूछ ले कि ये बताइए कि भाई हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता कहां से ली है, एवं सर्वोच्चता कहां से ली है हमने न्यायपालिका की, ठीक है जी। हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता को कहां से ग्रहण किया है, तो फिर यहां पर आपका जवाब क्या होगा भैया कि ये हमने लिया है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता को ग्रहण किया है। इतनी सी बात थी, और ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, हर एक साथी इस बात को समझ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि सर ये जो न्यायपालिका का ढांचा है, ठीक है, जो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है, जो एकात्मक एवं एकीकृत है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि भाई न्यायपालिका का ढांचा, ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका का ढांचा। और ये जो न्यायपालिका का ढांचा है, ये न्यायपालिका का ढांचा बच्चे कैसा है, ये न्यायपालिका का ढांचा कैसा है, एकात्मक एवं एकीकृत है, एकात्मक एवं एकीकृत है ना साथी, बोलो। और कहां से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ग्रहण किया है। चलो यह भी पढ़कर आए। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, जरा सब लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। एक मिनट रुकना। न्यायपालिका का ढांचा, ढांचा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भैया, तो इसका मतलब आप सभी को बड़ा अच्छे से समझना है कि इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायपालिका है, ठीक है, जिसको आप बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय। तो सबसे ऊंचे स्तर पर क्या है, सबसे ऊंचे स्तर पर भैया जी सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे ऊंचे स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सबसे ऊपर स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्याय देने की, ठीक है, सबसे अंतिम संस्था है, ठीक है, सबसे बड़ी संस्था है। आप ये कह सकते हैं कि सर सर्वोच्च न्यायालय क्या है, सबसे अंतिम संस्था है न्याय देने की, ठीक है। इससे ऊपर आप किसी के पास अपील नहीं कर सकते, अंतिम संस्था है, इसके ऊपर और कहीं अपील नहीं की जा सकती, इसके ऊपर कहीं और अपील नहीं की जा सकती, इसके ऊपर कहीं और अपील नहीं की जा सकती, अपील नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, ठीक है। बस ये बात आपको समझनी है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। इसके ऊपर कहीं और अपील आप नहीं कर सकते, ठीक है, ये अपील करने का, ठीक है, सबसे ऊपरी संस्थान है, आप इसके ऊपर कहीं और अपील नहीं कर सकते। चलो, आज चाय अच्छी बनाइए। आमतौर पर ये लोग चाय ऐसा बनाते हैं, देखिए इनसे कह दो ना अच्छी चाय बनाना, तो अच्छी चाय कैसे बनाते हैं, ऐसे लेंगे मुट्ठी भर के चाय पत्ती डाल दी, और मुट्ठी भर के लेते हैं चीनी, और एक मुट्ठी नहीं कम से कम 2 मुट्ठी चीनी लेंगे, और भाई साहब चाय नहीं शरबत बना देते हैं। आज अच्छी चाय बनाई है, तो इसलिए मैं, ठीक है, थोड़ा बहुत बोलता रहूँगा, मतलब चाय भी पीता रहूँगा। सर आपकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, ऐसी बातें क्लास में नहीं पूछते,
इंस्टाग्राम आईडी वगैरह, ठीक है ना। चलिए आइए, तो भैया ये क्या है, सबसे अंतिम संस्था है, इसके ऊपर कहीं और अपील नहीं की जा सकती, तो इसलिए मैंने बोला सबसे अंतिम संस्था है ये सबसे ऊपरी न्यायालय है, ये सबसे ऊपरी न्यायालय है, ये सर्वोच्च न्यायालय है। इसके बाद बच्चे उच्च न्यायालय होते हैं, जो राज्यों में होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं। लेकिन बेटा वे जो उच्च न्यायालय होते हैं वे सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण और निर्देशन में ही कार्य करते हैं। वो बेशक राज्यों में होते हैं, उनकी बिल्डिंग राज्यों में है, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल सर्वोच्च न्यायालय का ही है। और फिर उच्च न्यायालय के बाद क्या होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय के बाद अधीनस्थ न्यायालय होते हैं भैया जी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये उच्च न्यायालय के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करते हैं। ये बेशक होती जिलों में है, बात समझ पे आ रही है, ये जिलों में होते हैं, इनकी बिल्डिंग्स जिलों में होती है। ये दीवानी न्यायालय, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, ठीक है, इस तरह के इनके नाम होते हैं। लेकिन ये उच्च न्यायालय के निर्देशन और नियंत्रण में कार्य कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने बोला कि व्यवस्था एकात्मक और एकीकृत है, जिसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ये सबसे अंतिम संस्था है, इसके ऊपर कहीं और अपील नहीं की जा सकती, इसलिए हम इसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो सर्वोच्च न्यायालय हायर जुडिशरी है। सर्वोच्च न्यायालय क्या है बच्चे, हायर जुडिशरी है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के कंपैरिजन में उच्च न्यायालय क्या हुआ, लोअर जुडिशरी हुआ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना सभी के, लोअर जुडिशरी हुआ, लोअर जुडिशरी हुआ। ऐसे ही उच्च न्यायालय हायर जुडिशरी है, उच्च न्यायालय के कंपैरिजन में अधीनस्थ न्यायालय क्या हुआ, लोअर जुडिशरी हुआ। ये बात समझ में आ रही है, ये बात सभी को समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो हायर जुडिशरी है बच्चे, जैसे सर्वोच्च न्यायालय, अगर उच्च न्यायालय से कंपैरिजन करेंगे तो उच्च न्यायालय लोअर जुडिशरी है, सर्वोच्च न्यायालय हायर जुडिशरी है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप अधीनस्थ न्यायालय से कंपैरिजन करेंगे तो अधीनस्थ न्यायालय लोअर जुडिशरी है और उच्च न्यायालय क्या है, ठीक है, हायर जुडिशरी है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए हम इसको यूनिटरी व्यवस्था कहते हैं, इसलिए हम इसको एकीकृत व्यवस्था कहते हैं। ठीक है बच्चे, अब ये जो कॉन्सेप्ट है एकीकृत व्यवस्था का, इसमें क्या होता है कि हमेशा लोअर जुडिशरी जो होता है, लोअर जुडिशरी वो हायर जुडिशरी के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है, नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करता है। निर्देशन में कार्य करता है, कार्य करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो नियंत्रण और निर्देशन में कार्य करता है हमेशा हायर जुडिशरी। ठीक है बच्चे, हायर जुडिशरी के नियंत्रण और निर्देशन में लोअर जुडिशरी कार्य करेगा। ये बात सभी को समझ में आ गई, इसलिए हम इसको एकात्मक और एकीकृत बोलते हैं। जबकि विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर हम दोहरी हैं, ये ध्यान रखना, नोट में मैं लिख देता हूं कि सर विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर हम दोहरे हैं। नोट क्या हुआ नोट में कि साहब विधायिका एवं कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है। अगर आप विधायिका और कार्यपालिका को देखोगे तो आपको पता है बच्चे कि संघ की भी विधायिका है, ठीक है ना, और प्रांतों की भी विधायिका है, बोलो है कि नहीं। संघ की भी कार्यपालिका है, प्रांतों की भी कार्यपालिका है, बोलो है कि नहीं, अरे बोलो भाई, है कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल है, ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो संघ की जो विधायिका है उसको, संघ की विधायिका को हम संसद कहते हैं, जो प्रांतों की विधायिका है उसको हम राज्य का विधानमंडल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, राज्य का विधानमंडल कहते हैं। तो संघ की विधायिका को संसद, राज्यों की विधायिका को हम विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही संघ की जो कार्यपालिका है उसको संघीय मंत्री परिषद कहेंगे, संघ की कार्यपालिका को क्या कहेंगे, संघीय मंत्री परिषद कहते हैं भैया, संघीय मंत्री परिषद। प्रांतों की जो कार्यपालिका है उसको राज्यों की मंत्री परिषद हम बोलते हैं, उसको भाई हम राज्यों की मंत्री परिषद बोलते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो भाई ये हो गई अपर, ये हो गई लोअर,
देखिए अपर संस्था होगी, लोअर संस्था, लेकिन इसमें से जो लोअर संस्था है अपर के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य नहीं कर रही। ये क्लियर है? आलोक पांडे जी, सर आई डोंट, सर इट डज नॉट मैटर ऑन विच प्लेस ऑफ अल्फाबेट यू कम, बट यू आर द फर्स्ट वर्ड इन माई डिक्शनरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। क्लियर है? ये बात आई समझ में सभी को? अब जब ये बात आपको आई समझ में, तो मुझे लगता है कि यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। विधायिका के स्तर पर, ठीक है, संघ की भी विधायिका है जिसको संसद कहते हैं, राज्यों की भी विधायिका है, प्रांतों की भी विधायिका है जिसको राज्यों का विधानमंडल कहते हैं, कार्यपालिका के स्तर पर संघ की भी कार्यपालिका है साहब जिसको संघीय मंत्रिपरिषद कहते हैं। ठीक है, और प्रांतों की भी कार्यपालिका है जिसको राज्यों की मंत्रिपरिषद कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब ये जो है यहां पर कैसी है, ये दोहरी शासन व्यवस्था है। विधायिका एवं कार्यपालिका के स्तर पर दोहरी शासन व्यवस्था है, एकात्मक नहीं है बाबू, ये दोहरी शासन व्यवस्था है। कैसे है दोहरी शासन व्यवस्था? तो वो इस वजह से दोहरी शासन व्यवस्था है कि भैया जी, ठीक है, ये दोनों अपने अपने विषयों पर कानूनों का निर्माण करेंगे और प्रशासन करेंगे। ये दोनों अपने अपने विषयों पर, दोनों अपने अपने विषयों पर कानूनों का निर्माण करते हैं, दोनों अपने अपने विषयों पर कानूनों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं एवं अपने अपने विषयों पर प्रशासन करते हैं, अपने अपने विषयों पर प्रशासन करते हैं, अपने अपने विषयों पर कानूनों का निर्माण करते हैं और दोनों अपने ही अपने विषयों पर बेटा प्रशासन करते हैं। कोई किसी के नियंत्रण में नहीं है। यहां पर उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के नियंत्रण में था, ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे यहां पर कोई किसी के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हम इसको दोहरी शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, मैं लिख दूं ना इस बात को भी कि भाई कोई किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं करता, कोई किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं करता, कोई भी संस्था, कोई भी संस्था किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं करती, किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। चलिए अब बताओ बच्चे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि न्यायपालिका के स्तर पर हम एकात्मक एकीकृत हैं। ठीक है, इस बात को समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। न्यायपालिका के स्तर पर हम एकात्मक और एकीकृत हैं, न्यायपालिका के स्तर पर। लेकिन बच्चे अगर हम विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर अपने आप को देखें, विधायिका और कार्यपालिका के स्तर पर हम अपने आप को देखें, तो हमारे यहाँ दोहरी शासन व्यवस्था है, दोहरी सरकार है। ठीक है भैया, संघ की अपनी विधायिका है जिसको संसद कहते हैं, प्रांतों की अपनी विधायिका है जिसको प्रांतों का या राज्यों का विधानमंडल कहते हैं बच्चे। ठीक है, राज्यों का जो विधानमंडल है, राज्यों का विधानमंडल राज्य सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण करता है, राज्य सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण करता है। राज्यों की जो मंत्रिपरिषद है वह राज्य सूची के विषयों पर प्रशासन करती है, राज्य सूची के विषयों पर प्रशासन करती है। ऐसे ही जो संसद है, संसद संघ सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण करता है। ठीक है, संसद संघ सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण करता है मेरे प्यारे बच्चे, ये बात आ रही है समझ में? संसद संघ सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण करता है, और ना केवल संघ सूची के विषयों पर बल्कि जो, ठीक है ना, संघ की मंत्रिपरिषद है वह संघ सूची के विषयों पर प्रशासन करती है। मतलब यार इतना ठीक है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब कोई भी आपसे पूछे कि भाई न्यायपालिका कैसे एकात्मक एवं एकीकृत है, तो आप बोल देंगे कि भाई न्यायपालिका इस वजह से एकात्मक एकीकृत है क्योंकि लोअर जुडिशरी हायर जुडिशरी के नियंत्रण और निर्देशन में कार्य कर रही होती है, और अपील करने की सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय होती है। उससे बड़ा कोई न्यायिक निकाय हमारे यहाँ है नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय के नीचे जितने भी न्याय निकाय हैं, जितनी भी जुडिशियल बॉडी हैं, वो सब के सब सर्वोच्च न्यायालय के ही दिशा निर्देशन में कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, एक बार बोलेंगे? चलिए भाई, चाय तो ठंडी हो गई जी।
सर आप बिना शेड्यूल के पढ़ाते हैं, नोट्स बनाने में दिक्कत होती है। नोट्स बनाने में दिक्कत होती है मेरे भाई। चलो चलो, ठीक है संतोष जी, माफ़ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं संतोष जी। लव यू टू। ठीक है, ढेर सारा प्यार सभी को। चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई है ना, न्यायपालिका का ढांचा आ गया समझ में। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4 जो है, ठीक है, इसमें बहुत सारी क्लॉजेस हैं। आर्टिकल 1 to 4 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, इस तरह से बहुत सारी क्लॉजेस हैं। ठीक है, मैं क्लॉजेस को इंडिविजुअली नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि कभी भी एग्जाम में इस तरह से नहीं आते, जो कॉन्सेप्ट है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। आर्टिकल 124 में एक्चुअली सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। क्या है बच्चे? सर्वोच्च न्यायालय का गठन है। गठन आर्टिकल 124 में द कंपोजिशन ऑफ सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, गठन के बारे में बात कही गई है, सर्वोच्च न्यायालय के स्ट्रक्चर के बारे में बात कही गई है। तो क्या है सर्वोच्च न्यायालय का स्ट्रक्चर? इसमें ये बोला है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। बहुत अच्छे से समझना, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है ना, और एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश, ठीक है, होंगे। और ये तब तक होंगे जब तक संसद विधि बनाकर इनकी संख्या का निर्धारण ना कर दे, तब तक इतने होंगे। तो इसका मतलब है मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश थे। 1+7 का कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें यह भी बोला है कि भाई जब तक संसद कानून बनाकर इनकी संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर देती, तब तक एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें बोली गई है, और वह इंटरेस्टिंग बात क्या बोली गई है कि भाई मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे तो वे मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ऐसा करेंगे। ठीक है, तब वे मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेंगे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में। अच्छा, जो मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, मुख्य न्यायाधीश के बनने में वरिष्ठता का क्रम होगा। ठीक है, ऑन द ऑर्डर ऑफ द सीनियरिटी, कि जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। ठीक है जी। और 1950 से लेकर 1973 तक लगभग यही व्यवस्था चलती रही। जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता था उसी को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। 1973 में सबसे पहली बात ये व्यवस्था ब्रीच आउट हुई। ठीक है, इस व्यवस्था का उल्लंघन हुआ जब, ठीक है, शुरुआती 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को दता बताकर, 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को, हाँ यार दे दो, 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को बच्चे पीछे छोड़कर चौथे नंबर के जो न्यायाधीश हैं उनको सरकार ने मुख्य न्यायाधीश बना दिया। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ। और फिर दूसरी बार ऐसा हुआ कि 10 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को छोड़कर 11वें नंबर के न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। तो फिर यहां पर जजेस केसेस आए, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो जज केसेस क्या होते हैं। और थर्ड जज केस से ही कहीं ना कहीं हमारी कॉलेजियम प्रणाली आई है। कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है जो थर्ड जज केस से आई है 1998 में, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। आइए, ठीक है, अब मैं चाय पी लेने देना, पहली बार ठंडी हो गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के गठन में क्या बोला है? एक मुख्य न्यायाधीश सहित, एक मुख्य न्यायाधीश सहित सहित 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। 7 अन्य न्यायाधीश होंगे होंगे ठीक है, ठीक है, जब तक कि संसद कानून बनाकर इस संख्या का पुनर्निर्धारण नहीं कर देती। जब तक कि संसद कानून बनाकर, जब तक कि संसद कानून बनाकर इस संख्या का, इस संख्या का पुनर्निर्धारण नहीं कर देती, नहीं कर देती। इसका मतलब क्या है बच्चे? नहीं करती। इसका मतलब क्या है
कि अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। कि अन्य न्यायाधीश कितने होंगे? भाई इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली बताओ? इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली? तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि अन्य न्यायाधीश कितने होंगे इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा। ये यूपीएसआई में पूछा है। 4 ऑप्शन थे, एक संसद था, एक राष्ट्रपति था, एक मुख्य न्यायाधीश था। तो बच्चे किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा। तो मैं स्पेशली इसको नोट करके लिख देता हूं, आप लोग नोट करके इसको लिखेंगे, नोट, कि अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। संसद द्वारा किया जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? ये बात क्लियर है? यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं भैया? कि भाई अन्य न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद। अन्य न्यायाधीश कितने होंगे? अब वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 1+33 है। ये भी मैं लिख देता हूं। वर्तमान में भैया ये संख्या कितनी है? तो वर्तमान में ये 1+33, आप समझ गए? 1+33 आप समझ गए भैया जी? तो एक तो जो होंगे वे मुख्य न्यायाधीश होंगे भाई, एक तो मुख्य न्यायाधीश होंगे, और 33 जो होंगे, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। तैतीस अन्य न्यायाधीश होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? ये कॉन्सेप्ट सर 1+33 का कॉन्सेप्ट कहलाता है कि एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 जो होंगे, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं? प्लीज एक बार बताएंगे। चलिए, बहुत अच्छे। अच्छा, अब ये अन्य न्यायाधीश कितने होंगे इसकी संख्या का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। तो संसद ने बेटा लास्ट टाइम 2019 में परिवर्तन किया है। 2019 में, इससे पहले 1+31 थे, अब 1+33 है। 2019 में चेंज किया गया, हालांकि ठीक है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही समझना है जितना मैंने बोला। गठन में ये हो गया। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चे नियुक्ति। ठीक है, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। तो नियुक्ति के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि भाई जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं बच्चे, राष्ट्रपति करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाती है, कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर की जाती है, और इसमें वरिष्ठता का नियम लागू होता है। आप समझ गए वरिष्ठता का नियम क्या होता था? वरिष्ठता का नियम लागू होता है, इसमें वरिष्ठता का नियम लागू होता है। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में? फिर से एक बार बोल देता हूं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश करते हैं, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, माफ करना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर करेंगे। इस कॉलेजियम प्रणाली में ठीक है वरिष्ठता का नियम लागू होगा। अब ये कॉलेजियम प्रणाली कहां से आई है? ठीक है, आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम की औकात बस केवल इतनी है कि कॉलेजियम प्रणाली बच्चे थर्ड जज केस से आई है। थर्ड जज केस से आई है कॉलेजियम प्रणाली। थर्ड जज केस कब आया था? थर्ड जज केस 1998 में, थर्ड जज केस। ठीक है, ध्यान रखना। तो कॉलेजियम प्रणाली का सूत्रपात थर्ड जज केस से हुआ है। ठीक है, इससे पहले थर्ड जज केस नहीं था। ठीक है, इसमें वरिष्ठता का नियम लागू होता है। कॉलेजियम प्रणाली में कौन होते हैं ये ध्यान रखना। तो भाई कॉलेजियम प्रणाली में ठीक है इसके जो अध्यक्ष होते हैं कॉलेजियम के, वे मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कॉलेजियम के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कॉलेजियम के अध्यक्ष होते हैं। और इसके अलावा बच्चे इसमें
ठीक है, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं इस कॉलेजियम व्यवस्था में। ये बात आ रही है समझ में? अगर ये बात समझ में आ रही है आप आराम से लिख लो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर कर लो इसको। चलिए, ठीक है, 4 अन्य न्यायाधीश। क्लियर हुआ बच्चे? कॉलेजियम क्या होती है बाबू? अगर मैं इसमें तुम्हें ले गया कि कॉलेजियम क्या होती है तो तुम्हें बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत डिटेल्ड विषय है और मैं पीसीएस में पढ़ा रहा हूं इसको। बस आप इतना समझना कि एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर, ठीक है, एक समिति बनती है। 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बच्चे एक समिति बनती है, ठीक है, और ये समिति निर्धारित करती है कि भाई अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। ठीक है, अगला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा, और वह वरिष्ठता के आधार पर फिर ये जो है ना अपना डिसीजन राष्ट्रपति को देती है, कि राष्ट्रपति से कहती है कि राष्ट्रपति साहब अगले मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इसको और अन्य न्यायाधीश के तौर पर इस व्यक्ति को आप नियुक्त करो। ठीक है बच्चे, तो राष्ट्रपति इसी कॉलेजियम प्रणाली में, मतलब ये जो पूरी कॉलेजियम व्यवस्था है जिसमें जिसका अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश है, 4 अन्य न्यायाधीश है, ठीक है, इन्होंने जो परामर्श दिया है उसी परामर्श के आधार पर उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको लिख देता हूं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं। किस प्रणाली के आधार पर करते हैं? कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर करते हैं। अब आता है सब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, वो भी राष्ट्रपति करेंगे। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करेंगे? बोलो बाबू। राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। लेकिन संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है कि राष्ट्रपति ऐसा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करेंगे। राष्ट्रपति ऐसा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करते हैं, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करते हैं राष्ट्रपति ऐसा। ठीक, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तब वे मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेंगे। किसका परामर्श लेंगे? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर वो ऐसा करेंगे। आई बात समझ में? नियुक्ति समझ में आ गई? कोई इशू तो नहीं नियुक्ति में? बोलो। सुशील कुमार यादव, कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली जो आप 1993 वो सेकंड जज केस है। सेकंड जज केस में वरिष्ठता के नियम को लेकिन लागू किया गया था। उसमें बोला गया था कि सरकार का इस तरह का कोई मनमाना व्यवहार नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन इसकी संरचना, इसकी पूरी व्यवस्था थर्ड जज केस में आई है। और जो मैं बोल रहा हूं, क्या नाम है आपका? ठीक है ना, सुशील कुमार, उसको सुन लो अच्छे से आराम से। ठीक है, जी, तो ये बात क्लियर हो गई। यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं। ठीक है भाई, किसी को किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर वरिष्ठता का नियम लागू होता है। थर्ड जज केस से कॉलेजियम प्रणाली इंट्रोड्यूस हुई है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ध्यान रखना, जब वे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति, तो वे मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करेंगे। कॉलेजियम प्रणाली में इसका अध्यक्ष होता है मुख्य न्यायाधीश, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं इसमें पास। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे कि भाई जिस भी न्यायाधीश को नियुक्त होना है, न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें आर्टिकल 124 के विभिन्न क्लॉजेस में है। ये है सब 124 में ही, 1 to 4 में ही।
जी, ये सब है 1 to 4 में, 124 में, लेकिन 124 के विभिन्न क्लॉजेस में है। आ गया समझ में? अब योग्यता बड़ी सिंपल है बच्चे। योग्यता, योग्यता के बारे में क्या है जी? हाँ, परामर्श बाध्यकारी होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा बच्चे। ठीक है, अब योग्यता मेरे प्यारे बच्चे। अनामिका इसी बात के पीछे पड़ गई, कितने लोग लाइव हैं? अनामिका तुम्हें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चे? कितने भी लाइव सही, तुम्हें तो अच्छे से समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? आइए अब हम एलिजिबिलिटी, योग्यता के बारे में समझेंगे। मुन्ना, जैसे मैं अपने ऊपर लेता हूं, ठीक है, आज लंदन की टी शर्ट पहना हूं मैं ठीक है, मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाहता हूं, तो कौन कौन सी ऐसी एलिजिबिलिटी है जो मेरे अंदर होनी चाहिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकूं? सबसे पहले मुझे भारत का नागरिक होना है। ठीक है, अब भारत का नागरिक जरूरी नहीं कि जन्म से ही भारत का नागरिक हो। देखो, हमारे यहां तो राष्ट्रपति के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि वे जन्म से भारत का नागरिक हो, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बस केवल भारत का नागरिक हूं। अच्छा, कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है कि मिनिमम मेरी एज इतनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, ना बाबू ना। लेकिन न्यायाधीश बने जाने के लिए मिनिमम एज का कोई भी किसी भी तरह का कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, किसी भी तरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो मैं भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, एज का कोई क्राइटेरिया है नहीं, या तो मैंने 5 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट में एज अ जज कार्य किया हो। कोई भी हाई कोर्ट हो सकता है, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, लेकिन 5 वर्ष तक मैंने एज अ जज किसी भी हाई कोर्ट में एज अ, ठीक, काम किया हो एज अ जज, ठीक है, मैंने वहां पर निर्णय दिया हो। या फिर किसी भी हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक लगातार मैं एडवोकेट रहा हूं, 10 वर्ष तक लगातार। या तो पहली वाला कि भाई 5 वर्ष तक मैंने किसी भी हाई कोर्ट में एज अ जज, 5 वर्ष तक एज अ जज नहीं तो 10 वर्ष तक एज अ एडवोकेट, वो भी लगातार। एडवोकेट एज अ लगातार क्यों? ऐसा इसलिए बचे कि अगर वह लगातार एडवोकेट रहा है तो वह जो है ना कानूनों की प्रैक्टिस लगातार कर रहा है, तो वो कानूनों की अगर प्रैक्टिस लगातार कर रहा है तो वह कहीं ना कहीं कानूनों का बहुत अच्छे से जानकार है। अब जैसे मान के चलिए कि मैं 2015-16 से पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, और मैं बीच में, ठीक है, मान के चलिए कि 2 ढाई साल मैंने नौकरी की और इस बीच मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। और जब मैंने इस बीच पढ़ाना छोड़ दिया तो बेटा जो मेरी नॉलेज है, जो मेरा ज्ञान है, ठीक है, वो रिवाइज नहीं हो पाया क्योंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं था, वो धुंधला हो गया। और 2 ढाई साल बाद जब मैं फिर से कलम पकड़ूंगा तो मैं उतना इफेक्टिव नहीं पढ़ा पाऊंगा जितना कि उन लोगों के बराबर जो 2 ढाई साल से लगातार पढ़ा रहे थे, उतना इफेक्टिव मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, बिलीव में। ये बात आ रही है ना समझ में? तो इसलिए आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है कि इसलिए कहा गया कि वह लगातार प्रैक्टिस में हो। अगर वह लगातार प्रैक्टिस में हो, ये है। और या एक और है कि अगर वह इन दोनों योग्यताओं को पूरी नहीं करता तो एक और है या कि भाई वह राष्ट्रपति की नजरों में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। एक राष्ट्रपति उसको एक बहुत जबरदस्त, राष्ट्रपति को इस बात का अनुमान हो जाए कि भाई साहब क्या कानूनों का मस्त जानकार है ये बंदा, ठीक है, मस्त कानूनों की इसको जानकारी है। ये योग्यता है, बस इतनी सी बात है। तो योग्यता क्या है? नंबर फर्स्ट, भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता, केवल 2 ही योग्यताएं हैं। एक योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। अब दूसरी योग्यता जो है, देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, ठीक है, एज अ जज उसने कार्य किया हो, एज अ जज कार्य किया हो। कार्य किया हो, ये बात समझ में आ गई? किसी भी हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्ष तक एज अ जज उसने कार्य किया हो, किसी भी हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक उसने लगातार एज अ जज कार्य किया हो, 5 वर्ष तक लगातार एज अ जज कार्य किया हो, ठीक है। दूसरी योग्यता, अगर ये पूरी नहीं करता तो और लग गया बच्चे, तो कोई ये तीसरी योग्यता नहीं है, दूसरी योग्यता है कि किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है, कंटिन्यूअसली, अब यहां पर शब्द आएगा लगातार, लगातार 10 वर्षों तक, 10 वर्षों तक उसने, ठीक है, एडवोकेसी की हो, वह एडवोकेट रहा हो, एडवोकेट रहा हो, ठीक है, 10 वर्षों तक लगातार एडवोकेट कर रहा हो। ठीक है, यहां पर 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि नहीं एक ही हाई कोर्ट में, ऐसा कुछ नहीं है, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में भी।
अगर उसने ऐसा किया है। ठीक है, ये दूसरी ही योग्यता है, दूसरी ही योग्यता है। ठीक है, ध्यान रखना। और एक और है भैया, चलिए, और एक और है, और दूसरी ही है। ठीक है, ये दूसरी ही है, अगर ये पूरा ना करता हो तो ये है। चलो, विनय कुमार मौर्य कुछ बोल रहे हैं। विनय यार, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। चलिए, ठीक है, तो इसलिए यहां पर ध्यान दो। ठीक है, आप सेकंड जज केस जो है, जो 1993 में आया है, सेकंड जज केस में फर्स्ट जज केस का निर्णय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पलटा। और सेकंड जज केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि जब परामर्श बोला जाए तो परामर्श का मतलब सहमति से होता है। कॉलेजियम प्रणाली थर्ड जज केस से आई है। मेरी बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? ठीक है, अब ठीक है ना, मैं बस इतना कहना चाहूंगा, इस बात को समझ लो। ठीक है, इसलिए यहां पर फोकस दो, यहाँ पर। अब हम और पर आते हैं, ठीक है ना। चलिए, और पर, अब और पर जब हम आते हैं तो इसको हम समझते हैं भैया। चलिए, ठीक है, तीसरी है, अब मतलब, ठीक है, कि वे भाई राष्ट्रपति की नजरों में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। क्या हो? राष्ट्रपति की नजरों में वे एक पारंगत विधिवेत्ता हो। नजरों में एक पारंगत विधिवेत्ता हो। विधिवेत्ता हो। ठीक है, आगे ये बात समझ में। तो ये भैया दो ही योग्यताएं हैं, केवल केवल दो ही योग्यताएं हैं। मतलब आप कहेंगे सर ये तो, ठीक है, एक दो तीन चार हो गई, दो कैसे हैं? क्योंकि बेटा तीन जो है वो ऑप्शनल है, वो ऑप्शनल है। कि भाई शादी के लिए आपको कैसी लड़की चाहिए? नंबर फर्स्ट, सरकारी नौकरी वाली हो। अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो भाई लंबाई अच्छी हो लड़की की, कम से कम बच्चे लंबे हों। अगर लंबाई अच्छी नहीं है तो तीसरा क्या है भाई? कि बहुत अच्छी वक्ता हो। क्योंकि हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड है, तो कम से कम नहीं तो हम नेता नगरी में से उतार सकें, वक्ता बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो आपको जो लड़की चाहिए, ठीक है, शादी के लिए, जो आपको बहू चाहिए, बधू चाहिए शादी के लिए, तो आपने बोला है कि सरकारी नौकरी वाली हो। ठीक है, अगर मान के चलो सरकारी नौकरी वाली नहीं मिल पाई आपको, तो फिर आपने दूसरी शर्त रख दी, चलो कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी वाली नहीं है तो फिर लंबी हो। और अगर लंबी भी नहीं है, ठीक है भाई, तो वक्ता अच्छी हो, बोलना बहुत अच्छा जानती हो, कम से कम प्रधानी प्रधानी का चुनाव गांव में लड़ ले तो जीत जाए, लोग इंप्रेस हो जाए कि वाह क्या बोलती है, कितनी गजब की उसकी बोलने की शैली है। गांव देहात में तो यही लोग ध्यान रखते हैं ना, इसी बात को। क्लियर है? तो वही वाली बात है, चाहिए आपको एक ही लड़की। ठीक है, लेकिन ठीक है, आपने इस आधार पर चयन करना है कि अगर ये नहीं है तो ये वाली क्वालिटी हो, अगर ये नहीं है तो ये वाली क्वालिटी हो। ठीक वैसे ही इसमें ये है, चाहिए आपको सुप्रीम कोर्ट का जज, या तो वह हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक लगातार एज अ जज उसने कार्य किया हो, ठीक है, या फिर उसने मेरे प्यारे बच्चे हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक एज अ एडवोकेट कार्य किया हो, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति की नजरों में वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। ये बेटा दोनों की है, ये योग्यता जो है, ये सीजीआई की भी है, मुख्य न्यायाधीश की भी है और अन्य न्यायाधीश की भी है। दोनों की योग्यता अलग अलग नहीं होती। ये सीजीआई की भी है, ठीक है, सीजीआई मतलब समझ गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये अदर जजेस की भी है, ये अन्य न्यायाधीशों की भी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता है। दोनों की योग्यता कोई अलग अलग नहीं होती, एक ही योग्यता होती है। बस दोनों में अगर एक चीज अलग अलग होती है तो वो होती है एक तो उनकी सीनियरिटी, ठीक है, वरिष्ठता, और दूसरा उनका जो है ना वेतन। बाकी का सब कुछ सेम है, उनको पद से हटाने की प्रक्रिया भी बिल्कुल सेम है। अशोक कुमार, पारंगत विधिवेत्ता का मतलब ये होता है
कि राष्ट्रपति की नजरों में, ए यार तुम इतने छोटे छोटे सवाल पूछोगे, पारंगत विधिविद्ता क्या होता है, कल को तुम ये कहोगे सर लड़की क्या होती है बता दो जरा, लंबी लड़की कैसी होती है, अब मैं लंबी लड़की लेके आऊंगा क्या क्लास में। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात समझ में आ गई यहां तक। अब योग्यता के बाद फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है सर। अब कार्यकाल पर आते हैं, बड़ा सीधा साधा कार्यकाल है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ध्यान रखना। कार्यकाल के बारे में क्या है, कार्यकाल में बोला है भाई कि वह 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। अब 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति जब 55 साल का था तब वह सुप्रीम कोर्ट का जज बना, तो इसका मतलब है कि 10 वर्ष तक वह अपने पद पर बना रहेगा। कब तक, जब तक कि वह 65 वर्ष का ना हो जाए। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का जज बना तो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। कब तक, जब तक कि वह 65 साल का ना हो जाए। कोई व्यक्ति अगर 64 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का जज बना था तो वह केवल 1 साल तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा। क्यों, क्योंकि तब तक वह 65 वर्ष का हो चुका होगा। बात समझ में आ रही? इसलिए आपने देखे होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका कार्यकाल कई बार तो 1 महीने का, कई बार 2 महीने का, कई बार 3 महीने का, इस तरह का भी कार्यकाल कई बार हो जाता है। आप कहते हैं कि सर इतना कम कार्यकाल कैसे हुआ, अभी तो 3 महीने पहले तो ये आए थे, अब ये जा रहे हैं, ठीक है, अभी जा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि मुन्ना उन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, इसलिए, क्योंकि उन्होंने 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली है। ये बता रही है ना समझ में? ओके, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं। तो जब हम कार्यकाल के बारे में बात करते हैं मुन्ना, तो वो बोला गया है कि वह 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। देखो बेटा, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, आपको कभी मुझसे जीएस पढ़ने का मौका मिला ही नहीं, ठीक है ना, तो ये बात है, कभी जीएस पढ़ने का मौका मिला ही नहीं, कभी आपने जाना ही नहीं कि ये जो व्यक्ति आपकी कैमरे के सामने खड़ा हुआ है आपकी स्क्रीन पर, अगर वह हिस्ट्री पढ़ाता है, पॉलिटी पढ़ाता है, वह इकोनॉमी पढ़ाता है, वह ज्योग्राफी पढ़ाता है, वह साइंस पढ़ाता है, ठीक है ना, तो वह किस कॉन्सेप्ट और कितनी डिटेल के साथ पढ़ाता है। बात समझ में आ रही है? तो आपको कभी वो मौका मिला ही नहीं, और जब वो आपको कभी मौका नहीं मिला, ठीक है, तो आपने देखा है ना कि आमतौर पर आप इस बात को जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। कभी आपको भविष्य में मुझसे मौका मिले ना, ठीक है, तो आप पढ़ना। मैं आपको दावे के साथ इस बात को बोल सकता हूँ बच्चे, बिना किसी गर्व के, घमंड के, ठीक है, या किसी बात के, कि जीएस, ठीक है, साल तो एक लगेगा आपको, साल तो एक लगेगा, ठीक है, कम भी लग सकता है, 10-11 महीने भी लग सकते हैं, इतना लगेगा आपको, लेकिन जीएस आपका ऐसा हो जाएगा, मैं कसम खा के बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, कि आप किताबों को भी मात दे देंगे। लेकिन जब आप जीएस लगाने बैठोगे ना किसी भी विषय में, मेरा सबसे कमजोर विषय है पॉलिटी, जिसे आप पढ़ रहे हैं, ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, सबसे कमजोर विषय है मेरा जिसे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बस ये है, आप मुझे कम जानते हैं इसलिए आप लोग कई बार बोल देते हैं, और मैं भी आपकी बातों को बुरा नहीं मानता, क्योंकि आप लोग मासूम हैं, अभी आप लोग छोटे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपको क्या ही पता, आप वही दुनिया देख पाते हैं जो कैमरे के सामने वाली है, पीछे वाली दुनिया आपको पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। चलिए, तो बच्चे वह 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है, इसमें बोला है। 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है। आ रही है ना ये बात समझ में? बोलो क्लियर है? 65 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा ना कई जजेस, ठीक है, उनका 2-2, 3-3 महीने का कार्यकाल होता है, वो इसलिए होता है मेरे प्यारे बच्चे। अब्दुल जी कह रहे हैं, अब्दुल जी बेटा यूपी ट्रिपल एस सी क्यों नहीं हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी का मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया कभी, ठीक है। और अब्दुल जी मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ,
ठीक है ना, नौकरी भी करके आया हूँ मेरे प्यारे बच्चे में, ठीक है, यूपीपीएससी में। ठीक है, चलो अब ये आप बार बार मत पूछना मुझे, बार बार बताने में, ठीक है, खुद बड़ा असहज में महसूस होता हूँ, ये कोई नहीं, ठीक है ना, पढ़ाना मेरा पैशन है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है। चलिए, तो बेटा 65 वर्ष की आयु तक वह पद धारण करता है, ये बात आ गई आप सभी को समझ में, यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है, बिल्कुल, और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, होना भी नहीं चाहिए बिल्कुल भी किसी भी तरह का। क्लियर हुआ जी बच्चे? नहीं 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 बच्चे, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता कि 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होगा, बस केवल ये है कि 65 वर्ष की आयु तक वह पद धारण करेगा, जब तक वह 65 वर्ष का नहीं हो जाता वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है, तब तक वह अपने पद पर बना रहेगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके बाद, ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरे पॉइंट को हम लोग समझेंगे, ठीक है, इस दूसरे पॉइंट को, इसमें एक और बात बोली गई है, ठीक है ना, कि 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा, लेकिन क्या वो बाउंडेड है कि जब तक वो 65 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको पद पर बैठना ही पड़ेगा? जैसे मान के चलिए कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, अभी मेरी उम्र है 55 साल, तो क्या मैं बाध्य हूं कि 10 साल तक मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बना ही रहूंगा, मैं हट ही नहीं सकता, चाहे मेरा स्वास्थ्य खराब हो या मेरा मन नहीं लग रहा हो, ठीक है ना, फैसला सुनाने में या सदन की हियरिंग सुनने में, मतलब कोर्ट की हियरिंग सुनने में, फैसला सुनाने में मैं अस्वस्थ हूं, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं दिमागी रूप से परेशान हूं, कुछ भी है, ठीक है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी मेरे प्यारे बच्चे मैं जबरदस्ती पद को धारण करूंगा? नहीं, अगर मेरा मन नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरी सामर्थ्य नहीं है, ठीक है, तो मैं त्याग पत्र देकर समय से पहले भी अपना पद त्याग सकता हूं, ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा लेख द्वारा, ठीक है, त्यागपत्र देकर, त्यागपत्र देकर समय से पहले भी अपना पद त्याग सकता है, समय से पहले भी अपना पद त्याग सकता है, अपना पद त्याग सकता है। ये बात आ गई समझ में कि राष्ट्रपति को संबोधित बेटा अपने हस्ताक्षर, राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र देकर हस्ताक्षर उसमें उसके होनी चाहिए, पद त्याग सकता है। अगर मान के चलो मेरे प्यारे बच्चे कि वो पद नहीं त्याग रहा, लेकिन ठीक है वो कुछ ऐसे कृत्य कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण उसे उसको पद से हटाना पड़ेगा, वह कुछ ऐसे कृत्य कर रहा है जिसके कारण उसे उसके पद से हटाना पड़ेगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तो बेटा उसको पद से हटाया भी जा सकता है, ध्यान रखना, अब उसको पद से हटाया भी जा सकता है समय से पहले। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूँ, ठीक है, अब आगे आने वाले 10 मिनट आप लोग बिल्कुल शांत रहेंगे, ठीक है, अगर आप लोग मेरी बात मानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरे छोटे बहन भाई हैं, तो कोई भी एक कमेंट नहीं करेगा, कसम से आज मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अगर आपने एक भी कमेंट नहीं किया तो मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग मेरा सम्मान करते हैं एक भाई के तौर पर, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने बता दिया 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करता है, त्यागपत्र भी दे सकता है राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा। लेकिन अगर मान के चलो कि वो कुछ ऐसा काम कर रहा है, ठीक है ना, जिससे कि वह अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, या फिर हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे कि वह संविधान के, ठीक है, मूल भावना के साथ किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ी कर रहा है, तो उसको पद से हटाया जाना बड़ा जरूरी है। तो उसको पद से हटाया जा सकता है, जी हाँ, बिल्कुल उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसे अमरत्व का वरदान प्राप्त नहीं है कि अगर एक बार जज बन गया तो फिर वो जज बना ही रहेगा, ऐसा कोई अमरत्व का वरदान नहीं है। उसे उसके कार्यकाल के दौरान उसके पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन जब उसे पद से हटाया जाएगा, ध्यान रखना, पद से हटाना, पद से हटाना, तो पहला कॉन्सेप्ट 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा, दूसरा त्यागपत्र देगा, तीसरा पद से हटाना,
ठीक है, तो पद से जब हटाया जाएगा तो यहां पर मैं बस एक चीज लिखूंगा कि भाई पद से हटाए जाने का आधार क्या होगा, किस बेस पर आप उसे उसके पद से हटाएंगे। भाई जब आपको किसी भी नौकरी से हटाया जाएगा तो कारण बताए जाएंगे ना कि साहब आप पर ये आरोप लगता है, हम इस वजह से आपको, ठीक है, आपकी नौकरी से, आपके इस पद से आपको हटा रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप, ठीक है, लगा है। ठीक है, ये आधार है आपको इसके पद से हटाए जाने का। तो आधार क्या होगा, तो आधार होगा मेरे प्यारे बच्चे, एक तो प्रूव मिसबिहेवियर, प्रूव मिसबिहेवियर जिसको हम साबित कदाचार कहते हैं, प्रूव मिसबिहेवियर, साबित कदाचार। और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं असमर्थता, डिसेबिलिटीज। ये दो आधार हैं, इन दो आधारों पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। एक सेकंड रुकेंगे ना, एक, चलिए, ठीक है पुष्पेंद्र, ये बात ध्यान रखो बच्चे। तो साबित कदाचार असमर्थता, उसे उसके पद से, ऐसा नहीं कि मैंने जैसे बोला कि उसे अमृतत्व का कोई वरदान नहीं है कि वो एक बार जज बन गया तो फिर वो जज बना ही रहेगा, नहीं। अगर प्रूव मिसबिहेवियर का केस है, मतलब उसने सदाचार का उल्लंघन किया है, तो उसको कहेंगे साबित कदाचार, और दूसरा असमर्थता की स्थिति में उसे उसको पद से हटाया जा सकता है। तो आधार ये है। अब ध्यान रखना, जब आप किसी भी पदाधिकारी को उसके पद से हटाते हैं तो आप एक प्रस्ताव लेकर आते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसे इसके पद से हटाए जाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आना होगा, प्रस्ताव, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, संकल्प प्रस्ताव। आप सब लोग जानते हैं कि प्रस्ताव की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है, बताएंगे। प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले दी जाती है, 14 दिन पहले दी जाती है प्रस्ताव की सूचना। ठीक है, तो प्रस्ताव लेकर आए, प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले दी थी। अब ये प्रस्ताव जो है बच्चे, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में। अगर आप इस प्रस्ताव को लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा के केस में कम से कम 100, राज्यसभा में ला रहे हैं तो राज्यसभा के केस में कम से कम 50 सदस्यों के इस पर सिग्नेचर होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। जबकि आपने देखा था राष्ट्रपति के केस में, देखिए क्या था, राष्ट्रपति के केस में था भैया कि कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ये था राष्ट्रपति के केस में कि कुल मेंबर्स के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, है ना, ये था राष्ट्रपति के केस में। लेकिन यहां पर यहां पर ये अलग है जी, यहां पर ये अलग है मेरे प्यारे बच्चे। और ये क्या है कि अगर लोकसभा में लाया जाता है तो लोकसभा के केस में कम से कम 100, राज्यसभा के केस में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए। अगर ये सिग्नेचर हो गए तो आप कहेंगे प्रस्ताव पास हो गया, प्रस्ताव पास हो गया। अगर आप कहते हैं प्रस्ताव पास हो गया, प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद फिर एक जांच समिति बनेगी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनेगी बच्चे, जांच समिति। इस जांच समिति में 2 सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, और सॉरी माफ करना, हाँ यस, ठीक है ना, जांच समिति में देखिए 3 सदस्य होंगे, 1 सुप्रीम कोर्ट का जज, माफ करना, 1 सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, 2 इसमें हाई कोर्ट के जज होंगे। 1 सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, 2 हाई कोर्ट के जज होंगे। जांच समिति बनेगी, ये जांच समिति 3 सदस्यीय जांच समिति होगी, इसमें 3 सदस्य होंगे जांच समिति में, सुप्रीम कोर्ट का जज, 1 हाई कोर्ट का। हो सकता है कि बेटा जज बहुत बिजी हो, ऐसे में भाई, ठीक है, बहुत सारी पेंडिंग केसेस हैं, ठीक है, जज सुनवाई कर रहे हैं, जज के पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, जज बिजी हो, तो भैया जी 1 सदस्य ऐसा होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष योग्यता रखता होगा, और 2 जज ऐसे होंगे जो हाई कोर्ट के जज के समकक्ष योग्यता रखते होंगे, ठीक है, समकक्ष योग्यता। 1 जज ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट के जज के समकक्ष योग्यता रखता होगा, 2 जज ऐसे जो हाई कोर्ट के जज के समकक्ष योग्यता धारण करते होंगे, योग्यता रखते होंगे। ठीक है जी, ये बात समझ में आ रही है, यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इशू तो नहीं। तो प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पहले दी जाएगी, ये ध्यान रखना। प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव की जो सूचना है
प्रस्ताव की सूचना 14 दिन 14 days बिफोर, 14 दिन पहले दी जाएगी। ये प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है बच्चे। लेकिन लोकसभा में अगर ये प्रस्ताव लाया जाएगा तो कम से कम 100, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा तो कम से कम 50 सदस्यों के इस पर सिग्नेचर होंगे। बात समझ पा रही है? कम से कम 50 सदस्यों के सिग्नेचर होंगे। और अगर ये सिग्नेचर हो गई मेरे प्यारे बच्चे तो एक जांच समिति बनेगी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी। इस इन्वेस्टिगेशन कमेटी में 3 लोग होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का और 2 हाई कोर्ट के जज होंगे, ठीक है ना। ठीक है, अगर मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज फ्री नहीं है तो उनके समकक्ष योग्यता धारण करने वाला कोई और व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है सौरभ वर्मा, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, सौरभ बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, सौरभ बताएंगे। तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज, 2 हाई कोर्ट के जज या उसके समकक्ष योग्यता धारण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब जांच समिति, ठीक है, जो आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच करेगी। जो जांच समिति है उसका काम क्या होगा कि आरोपों की जांच करेगी जांच समिति। और अगर जांच समिति आरोपों में सच्चाई पाती है, सच्चाई पाती है तो वह इसको फॉरवर्ड कर देगी, इस प्रस्ताव को फॉरवर्ड कर देगी। किसके लिए बच्चे? वोटिंग के लिए, वोटिंग के लिए फॉरवर्ड कर देगी। और ये प्रस्ताव जिस भी सदन में सबसे पहले लाया जाएगा ये उसमें चला जाएगा। ये प्रस्ताव सर्वप्रथम जिस भी सदन में सबसे पहले लाया गया था, सर्वप्रथम जिस सदन में लाया गया, सबसे पहले जिस भी सदन में प्रस्ताव लाया गया था बच्चे, ये उसमें चला जाएगा ये प्रस्ताव। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहले जिस भी सदन में लाया गया था ये उस सदन में चला जाएगा। ठीक है, किसके लिए चला जाएगा भाई बताओ, किसके लिए चला जाएगा ये चला जाएगा वोटिंग के लिए। बोलो किसके लिए चला जाएगा? तो ये चला जाएगा बच्चे वोटिंग के लिए। सबसे पहले जिस भी सदन में लाया गया ये उस सदन में वोटिंग के लिए चला जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, हो सकता, हाँ ये ठीक है। हाँ बच्चे, 2 सुप्रीम कोर्ट और 1 हाई कोर्ट। हाँ, 2 सुप्रीम कोर्ट 1 हाई कोर्ट, ठीक है, 2 सुप्रीम कोर्ट 1 हाई कोर्ट। तो लोगों ने आज, ठीक है, क्लास में ठीक है ऐसा दिमाग कर दिया, 2 क्लास में ऐसा दिमाग कर दिया कि 2 सुप्रीम कोर्ट 1 हाई कोर्ट। जी हाँ, 3 जजेस होंगे जांच समिति में, ठीक है, 2 सुप्रीम कोर्ट 1 हाई कोर्ट। पहले मैं वही कर रहा था लेकिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या केमिकल लोचा हुआ। हाँ, 2 सुप्रीम कोर्ट और 1 हाई कोर्ट, ठीक है, मैंने बोल दिया। ठीक है सौरभ बेटा, मैंने बोल दिया है ना। चलो, थैंक यू सौरभ, तुमने मुझे याद दिलवाया इसके लिए। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जानबूझ के जो है ना क्या करेंगे कि कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। अब वो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो तो कि सर, उन सर ने तो ये बताया था। अरे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, ये सब मत किया करो। जी, चलो सर इतना ही बहुत है, बस 1 मिनट और है ना, बस 1 मिनट और मिलूंगा बेटा। चलो ठीक है, ये मैंने बता दिया है ना बच्चे। चलो ओके, ठीक है, क्लियर हो गया ये, है ना। तो 2 सुप्रीम कोर्ट 1 हाई कोर्ट का जज हो, ठीक है, अगर जज नहीं है तो उसके समकक्ष योग्यता धारण करने वाला व्यक्ति हो। अगर वो पाता है कि वास्तव में आरोप में सच्चाई है तो वैसे फॉरवर्ड कर देगा, फॉरवर्ड हो जाएगा वोटिंग के लिए। और वोटिंग के लिए जब जाएगा तो सदन में सबसे पहले जाएगा जिस सदन में ये सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया था, तो उसी सदन में जाएगा जिस सदन में सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक, मान के चलिए लोकसभा में लाया गया या ये राज्यसभा में लाया गया, जिस भी सदन में सबसे पहले प्रस्ताव लाया गया बच्चे उस सदन में चला जाएगा। और ये दोनों सदनों से बारी बारी, दोनों सदनों से बारी बारी, बारी बारी द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत से पारित होगा। दोनों सदनों से बारी बारी द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत से पारित होगा। विशेष बहुमत से पारित होगा। बात समझ में आ रही है?
विशेष बहुमत द्वितीय प्रकार का क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 जिनकी कुल सदस्य संख्या आधी से कम ना हो। और जैसे ही दोनों सदनों से पारित हो गया बच्चे, तो फिर राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा देगा, उसके पद से हटा देगा। राष्ट्रपति उसे उसके पद से हटा देगा। उसके पद से हटा देगा राष्ट्रपति। हटा देगा, ठीक है। तो दोनों सदनों से बारी बारी लाया जाएगा, ये ध्यान रखना है, दोनों सदनों से बारी बारी द्वितीय प्रकार के विशेष बहुमत से पारित होगा। ये क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? और द्वितीय प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है मैं लिखूंगा नहीं, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 जिनकी कुल सदस्य संख्या आधे से कम ना हो। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बेटा जिनकी कुल सदस्य संख्या आधे से कम ना हो। जी, ठीक है। और जैसे ही दोनों सदनों से पारित हो गया बारी बारी दोनों सदनों से पारित हो गया, तो फिर राष्ट्रपति बेटा बाध्य है, ठीक है, उसे उसके पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा। तो इसलिए न्यायाधीश जो होते हैं ना बच्चे, उनकी नियुक्ति तो बेशक कार्यपालिका के द्वारा होती है, लेकिन वो कार्यपालिका के द्वारा हटाए नहीं जा सकते, वह कार्यपालिका के द्वारा उनके पद से हटाए नहीं जा सकते। ये बात क्लियर है? शालिनी समझ में आ रही है ये बात? और शालिनी नहीं समझ में आ रही तो एक बार मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, और रिवीजन करो, एक बार और अच्छे से पढ़ो, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। सर आप जीएस भी पढ़ाते हो क्या? रे भाई जीएस का ही मास्टर हूँ, ठीक है ना। अब क्या करूँ मैं? चलो जी, ठीक है जी, हो गया क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है ना। आप लोग बहुत बातें करते हो, तो कल से आप लोगों के कमेंट लेना बंद, कल से आप लोगों के कमेंट लेना बंद, ठीक है। बहुत बातें आप लोग करते हो। सूचना 14 दिन पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरह से हटाया जाता है, हालांकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसके बाद आर्टिकल 214 ही चल रहा है, सॉरी आर्टिकल 124 ही चल रहा है अभी, ठीक है। फिर कल 125 पे आएंगे जिसमें इनके वेतन भत्तों के बारे में चर्चा की गई है। फिर 126 जिसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 127 में तदर्थ न्यायाधीश, 128 में सेवा नंबर न्यायाधीश, 129 में अभिलेख न्यायालय होना, 130 में मूल क्षेत्राधिकारी, 131 में अपीलीय क्षेत्राधिकारी, 132, 133, 134 तक अपीलीय क्षेत्राधिकार है। फिर आर्टिकल 143 पढ़ेंगे बस, और ये कल खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।